ये जो है हमारा इस साल हम 300 अरब रुपए अपने टैक्स हदफ से ज्यादा है, और ये पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाथ इनके सर मैं पे सर वही पूछ रही हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि किसका हाथ है इनके सर पे और कौन खुफिया कॉल्स करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर डील की बाज़गश सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि हमेशा डील की बातें क्यों की जाती हैं, और इस बार जो दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी किए जा रहे हैं, और ये दावे हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। बड़े बड़े दावे कर रही है मुस्लिम लीग नून। न सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29 अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून से राबते में हैं और वो जल्दी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, और ये इजलास हुआ शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदारत, जिसमें ये तय किया गया कि हुकूमत जो मिनी बजट लाने वाली है, जो एक बिल पास करवाया जा रहा है स्टेट बैंक से मुतालिक, उसको रोका जाएगा और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। क्या वाकई हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है? और पहली बात यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ भी जाते हैं, क्या सूरत हाल वैसी होगी जैसी कि मुस्लिम लीग नून समझ रही है? क्या हुकूमत इस तमाम तर चीज़ों को लेकर दबाव महसूस कर रही है? क्योंकि अभी फवाद चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर पहले की, उन्होंने कहा कि ये वतन वापस नहीं आ रहे बल्कि हम इन्हें वापस लाएंगे। ये दावा हुकूमत भी 3.5 साल से कर रही है, बल्कि जब से मियाँ साहब गए हैं जब से कर रही है। और ये भी बात की जा रही है कि मियाँ साहब को जाना ही नहीं चाहिए था, और वापस भी लाएगी तो हुकूमत लाएगी। अब दो सवाल हैं कि मियाँ साहब को हुकूमत वापस कैसे लाएगी? अगर मियाँ साहब खुद वापस आते हैं तो उनके लिए सूरत हाल क्या होगी? क्या उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा? मुल्की सियासत में क्या एक नई तब्दीली आने वाली है? इन तमाम तर सवालात को मैं आज अपने प्रोग्राम में उठाऊंगी। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नदीम कुरैशी साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे, तो गुफ्तगू आगाज़ करेंगे सबसे पहले राना एहसान साहब से। राना साहब, ये नवाज शरीफ साहब क्या वाकई वापस आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रूर वापस आएंगे, और वो जनरल इलेक्शन से पहले, जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे इस मुल्क में, हम समझते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे। और क्यों ना मौजूद हों, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि उनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं वो मेलाफाइड और बदनीयती पे बनाए गए और टारगेटिंग की गई, और उनके जो फैसले भी आए वो भी अंडर प्रेशर आए। और अब ये जो राना साहब, सारी बातें एक तरफ, लेकिन वो सजा याफ्ता हैं, वो मुजरिम हैं, वो आपके दरमियान कैसे होंगे? वो आएंगे तो वो तो जेल में होंगे। देखिए, हम समझते हैं कि जब वक्त सही होगा और ये प्रेशर जो है ये उठ जाएगा, तो अदलिया अभी लीगल रस्ते हैं, उनके केस के अंदर गुंजाइश है, मरियम नवाज के केस में भी गुंजाइश है, अपील्स हैं, रिव्यूज़ हैं, तो वो उसके अंदर हम समझते हैं कि ये जिस तरह एफिडेविट आया, जिस तरह और जो मामला जो इंकशाफात हुए, और जो साकिब निसार साहब की ये डील की बातें क्यों हो रही हैं? राना साहब, की डील की बातें कौन कर रहा है? देखिए सुमैया, डील के ऊपर तो मैं सिंपली कहूंगा कि कल जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हमारे सर पर अभी भी उनका हाथ है। तो मुझे ये आपसे मैं पूछूंगा कि यहाँ कौन से आइन में लिखा है कि सर के ऊपर किसी का हाथ हो? और अगर है हाथ, तो फिर डील की तो उन्होंने, शेख रशीद ने जो है वो इंकशाफ किया कि उनकी डील हुई है किसी के साथ, और किसी का हाथ उनके सर पे है। तो आईनी तौर पे तो किसी किस्म का हाथ किसी के सर पे नहीं होना चाहिए, कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह पे। यही तो हम कहते हैं कि अगर हमारी कोई बातचीत भी हुई या कोई डील भी हो, तो वो सिर्फ यही होगी कि आप अपने जो आइन ने आपको बताया है कि आपका मैंडेट क्या है, या जो दायरा वो सारी बातें सही है राना साहब, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारी जो सियासत है माजी में वो डील से भरी हुई है, यहाँ पे डील्स होती नहीं है। तो अगर आज ये बात की जा रही है तो उसमें अचंभे वाली क्या बात है? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना, हमारी जो जद्दोजहद है वो तो यही है कि डील नहीं होनी चाहिए किसी से, कोई अब अंडरग्राउंड बैकग्राउंड में कोई खुफिया मुआहदे नहीं होने चाहिए।
लिया आजाद होनी चाहिए, उसको आजादाना फैसले करने चाहिए और हुकूमत की जोड़ तोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ईवीएम के ऊपर जो इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के पीटीआई के, उनको नहीं ये पसंद ईवीएम और उनके ऊपर उनको प्रॉब्लम्स हैं या पार्टी के साथ मसले हैं पीटीआई के साथ, उसके बावजूद वो उनके हक में वोट डाल दें, तो ये बिसाकियां नहीं मौजूद होनी चाहिए हुकूमत के लिए, या ये जो खुफिया फोन कॉल्स हैं ये नहीं आनी चाहिए और ये खत्म हो जानी चाहिए। यही हम कह रहे हैं। चलें, ये खुफिया फोन कॉल्स कहां से आती हैं, किसके सर पर किसका हाथ है और ये बातें क्यों होती हैं? नदीम कुरैशी साहब से हुकूमत की तरफ से ये बात आई है और पंजाब हुकूमत जिसकी रिपोर्ट्स की बिना पर मियां साहब यहां से गए थे और उसके बाद अब उनकी वापसी की बातें मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन ये जो बातें की जाती हैं कि वापस हम लाएंगे, हुकूमत ये बातें करती है, तो भेजने वाली तो हुकूमत ही थी ना। मैं जरा नदीम कुरैशी साहब से ये बात पूछूंगी। नदीम साहब जी बोले राना साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए। हाथ इनके सर मैं पे सर वही पूछ रही हूँ कि किसका हाथ है इनके सर पे और कौन खुफिया कॉल्स करता है। नदीम कुरैशी साहब जरा ये बताइएगा कि हमारी सियासत में ये डील की बातें कहाँ से आती हैं, ये किसके सर पे किसकी शफकत का हाथ है और कौन सी खुफिया कॉल के कौन किसको करता है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर वो शख्स जो अवाम की बजाय ड्राइंग रूम में बैठकर साजिश करे, हर वो शख्स जो अवाम का नाम तो इस्तेमाल करे लेकिन वो अवाम पर भरोसा ना करे, हर वो शख्स जो ये तो कहे कि जी वोट को इज्जत दो लेकिन बजाय उसके उसकी तमाम लीडरशिप ज़ूमानी गुफ्तगू कर रही हो, मैं खुल के कह देता हूँ, आप अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू सुन लें, आप PMLN की तमाम लीडरशिप की पिछले एक हफ्ते की गुफ्तगू सुन लें। मैं खुद पार्ट ऑफ द असेंबली हूँ, मेरे कई कुलीग्स ने मुझे असेंबली में कहा कि जी साडी गल हो गई जे तुसी जाने की तैयारी करो। मतलब एक ये तासुर देना लोगों को कि जी हमारे कुछ मामला तय पा गए हैं और अब हमारी आमद का। तो कल शेख रशीद साहब को ये कहना क्यों पड़ा कि हमारे सर पर अभी भी उनका हाथ है? किसने कहा जी आपको ये? शेख रशीद सर, मुझे नहीं कहा, उन्होंने मीडिया को कहा, शेख रशीद साहब ने। अच्छा, मैंने समझा शायद किसी इंटरव्यू को उसमें कहा हो। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं सुना। अच्छा। और मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं उन्होंने कहा है इमरान खान ने 22 साल स्ट्रगल किया है, 22 साल इमरान खान ने स्ट्रगल की है। कौन सी ऐसी तकलीफ थी उन्होंने, वो बाकायदा उन्हें DG खान जेल में बंद किया गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा से तशद्दुद करवाए गए, कौन सी तकलीफ है जो उन्होंने नहीं बर्दाश्त की? इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में अवाम को इस स्टेटस को से निजात देने के लिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अभी तो पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में खुद एडमिट किया और कहा कि मैं पब्लिकली एडमिट कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को बेपनाह वोट दिया, बेपनाह लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। तो इसके बाद तो बात खत्म। सर वोट तो दिया, लेकिन क्या अब आपको वोट मिलेगा? क्या हुआ है KP के बल्दियाती इलेक्शन में, जहां पहली बार आपने हुकूमत बनाई, जहां 9 साल आप लोगों ने हुकूमत की? इसका मतलब है कि आवाम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नारे अब पुराने हो गए हैं कि चोरों से पैसा वापस लाएंगे, आवाम को खुशहाली में रखेंगे, महंगाई कम होगी। महंगाई तो डबल डिजिट से भी क्रॉस करी है। सर जरा ये चीज़ मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अभी मीर साहब से ही बात करते हैं। मीर साहब, ये मियाँ साहब वापस आना, फिर सियासत में उनका नाम आना, वापस आने को डील का नाम देना, ये क्या है? हमारी मुल्क की सियासत क्या है? ये क्यों बातें करते हैं ऐसी? हमारी मुल्क की सियासत बड़ी ज़बरदस्त और यूनिक है, रेयर भी नहीं, यूनिक है। जहाज़ खड़ा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, चकलाला पे जहाज़ खड़ा है, कराची में जहाज़ खड़ा हो जाता है, लाहौर आ जाता है, वो आ रहा है, ये जा रहा है। हम रूमर बेस्ड बात करते हैं। नवाज शरीफ बिल्कुल आई थिंक आना चाहते हैं, लेकिन जो मैंने गेज किया, देखो मैं भी कुछ 2.5-3 हफ्ते पहले उनसे मिल के आया हूँ, उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है उनको आने के लिए। सही। अब अगर यहाँ से शोर करते हैं जी लोग कि वो आ रहे तो उनका हक है, कहने दें, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आए, लेकिन एक उसमें सवाल उठता है कि अगर वो कल आ जाते हैं तो क्या उनकी ओवरनाइट हेल्थ ठीक हो गई है? नो, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो जब वो ठीक होंगे आई एम श्योर वो आ भी जाएंगे, और अगर इस हालत में आएंगे वो जेल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बिकॉज हिज फिजिकल कंडीशन डजंट अलाउ हिम। उनके बड़े कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उनके डॉक्टर्स ने बताई हैं, आई कांट से इट ऑन टेलीविजन, लेकिन दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन उठता है कि ये रूमर होगी, भाई डील होगी, डील होगी है, एक्सेलेंट, नाम बता दें किसके साथ हुई है भाई, हमें बताओ।
ये रूमर्स इस तरह की चल जाते हैं, कभी गवर्नमेंट की डील हो जाती है, कभी ऑपोजिशन की डील हो जाती है, कभी गवर्नमेंट को रगड़ा लग जाता है, कभी ऑपोजिशन को। ये रूमर्स होती हैं जिसके ऊपर क्या होता है कि मैंने कल भी इस पे बात की है कि गवर्नमेंट एम्बैरस हो जाती है, ऑपोजिशन एम्बैरस हो जाती है, और आपका जो वोटर है वो घबरा जाता है, यार ये इधर से क्या हो रहा है या उधर से क्या हो रहा है। तो ये जो रूमर मॉन्गरिंग है, आई थिंक इसको हमें रिफ्रेन करना चाहिए और एक सॉलिड पॉलिटिकिंग करनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से नहीं है। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो भी तो होती है ना मीर साहब, ये बिल्कुल होती हैं, ये एक तासुर बनाया जाता है। हाँ। ये बिल्कुल तासुर बनाया जाता है कि भाई वो आ रहे हैं तो फिर कहेगी जी लोगों का मोरा, और भाई जिसका जो वोटर है वो बड़ा पक्का बैठा हुआ है, वो हिलता नहीं है। आज आप देख लो कि ये जो तहरीक इंसाफ को जो झटका पड़ा है, ये नहीं कि इसका वोटर भाग गया है। महंगाई, नून के खिलाफ बात हुई, महंगाई हुई, नून के खिलाफ पड़ गए, उसी तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गए लोग। लोगों को रिलीफ चाहिए, ये नहीं है कि कौन पार्टी क्या है, दे वांट एक्शन, जो बेसिक ग्रास रूट एक्शन है। भाई तनख्वाहें हो जाए, एजुकेशन कम हो जाए, इसकी फीस कम हो जाए, और साथ साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाए। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसपे आप लोग ये भी तो पूछेंगे ना कि अगर मुस्लिम लीग नून को वोट देना है तो मुस्लिम लीग नून के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि इस वक्त मुल्क की मईशत जो बिल्कुल ही तबाही के दहाने पे है उसको ठीक कर देंगे लोग। तो फिर ये भी पूछेंगे। और आना एहसान साहब, सर्जरी होनी थी मियाँ साहब की, एक बड़ी सर्जरी होनी थी, क्या वो सर्जरी कंप्लीट हो गई है? वो सर्जरी हो गई है, उनका इलाज कंप्लीट हो गया है? क्या उनके डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं? क्योंकि कुछ महीने पहले तो खुद आप लोगों के अपने बयानात थे कि अभी डॉक्टर्स एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि वो इतना लंबा ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज सादिक साहब ने ये बात कैसे कही कि वो उनके साथ वतन वापस आएंगे? देखिए, बिल्कुल उनका इलाज अभी जारी है, और जो मेजर सर्जरी होनी थी वो अभी तक नहीं हुई। तो ये तो हकीकत है। देखिए, मैंने तो आपको बताया कि हमारा ये ख्याल है पार्टी का, और हम समझते हैं कि मियाँ साहब जो अगले जनरल इलेक्शंस हैं उससे पहले इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होंगे। और तो यही तो सवाल है ना, क्या ट्रैवल के उनको डॉक्टर्स की तरफ? देखिए, वो इंशाल्लाह ताला अब अपनी जब उनको सेहत अलाउ करेगी तो वो तो फोरमोस्ट है कि वो उसके बाद ही आएंगे। लेकिन हमारा ख्याल है कि जब तक जनरल इलेक्शंस होंगे ये मामला अपने वो सेटल करके जो है वो जरूर डॉक्टर से भी सेटल कर लेंगे मामला। जब तक वो अपना यानी कि सेटल करने का मतलब डॉक्टर से सेटल करके या हेल्थ वाइज ठीक है हर तरीके से सेटलमेंट करके तब वो जनरल इलेक्शन से पहले आएंगे। पॉइंट टेकन। वापस आते हैं अपने शो पे। और जिस तरह बात हो रही है नदीम कुरैशी साहब, ये बात से मुस्लिम लीग नून की जानिब से नहीं हो रही है। कल बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि 5 जनवरी से हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं। वो कैसे गिराएंगे वो तो हम उनसे पूछेंगे, लेकिन हुकूमत क्या करेगी? अभी तक तो आपको तगड़ी ऑपोजिशन नहीं मिली, लेकिन अब सिनेरियो बन रहा है, माहौल हो रहा है, और वो माहौल आपने खुद बनाया है महंगाई की सूरत-ए-हाल खराब करके। तो अब आप कैसे रोकेंगे इन सब चीज़ों को? देखिए सुमैया, मुझ समेत पूरी कौम इस इंतजार में थी कि यह अपोजिशन बाहर आए। अभी 1.5 साल 1.25 साल कोविड की वजह से जो बदतरीन हालात पूरे मुल्क ने फेस किए, तो ये अपोजिशन बिलों में गुम थी, खामोश सोई हुई थी। कोई शख्स, ना कोई रुकन असम्बली और ना कोई साबिक रुकन असम्बली अवाम की दादरसी के लिए बाहर नहीं आया था। आपका मीडिया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी, पाकिस्तान की अवाम थी, और सब लोगों ने उस सारी सूरत को खुद वॉच किया। हम तो समझते हैं कि इस अपोजिशन को, चूंकि इनको मालूम है ये उस तरह से अपोजिशन कभी भी नहीं कर सकते। असल अपोजिशन तो आपके लिए महंगाई है ना। आपने खुद महंगाई इतनी कर दी है कि यही सबसे बड़ा आपके लिए खतरा है। आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। मैं खुद यही कह रहा था, हमारे लिए सबसे बड़ी अपोजिशन महंगाई है। ये अपोजिशन की नारेबाजी है। आप देखेंगे इन्होंने पहले भी 3.5 साल पहले जब गवर्नमेंट शुरू हुई थी पीटीआई की, तो उन्होंने कहा था 3 माह का टाइम है जी, फिर 6 माह का टाइम दिया, फिर ये इकट्ठे हो गए, फिर ये अलग हो गए, फिर ये कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं अलग हो जाते हैं। हाँ, इनके मफादात इकट्ठे हैं। ये समझते हैं कि इक़्तिदार से सर इनको छोड़ देना, इनके मफादात इकट्ठे हैं। आप अपने वोट बैंक को कैसे काबू करेंगे? केपी इलेक्शन में जो हुआ वो आपने देख लिया। अब पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की बारी है, क्या तैयारी है आपकी? आपको यहाँ वोट क्यों देंगे लोग? देखिए, गवर्नमेंट ने तो इसको ओन किया। गवर्नमेंट के तमाम स्पोक्स पर्सन्स ने, तमाम फेडरल मिनिस्टर्स ने, और मैं खुद चूँकि आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ असम्बली में, मैं खुद इसको ओन करता हूँ। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमने देखना यह है कि जब गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, क्या वो सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है या नहीं है? बिल्कुल काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें क्या मेजर्स लिए हैं पंजाब में आप लोगों ने, जिसमें मैं समझ क्या आपको वोट मिले? देखें,
अच्छा देखिए, वोट की बात, वोट पाकिस्तान के वोट के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, ये अनप्रिडिक्टेबल है, प्री मेच्योर है अभी ये बात करना। मैं ये समझता हूं, अभी मैं लाहौर बैठा हूं, यहाँ इस शहर में वो तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। गुलाब देवी हॉस्पिटल, गुलाब देवी अंडरपास का इफ्ताह किया कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। उस शहर में और उस जगह पर जहां 3 हॉस्पिटल्स लिंक होते थे और कसूर तक की सारी आबादी आती थी, किसी की तवज्जो नहीं थी। जो पॉजिटिव चीजें हैं, मेरी ख्वाहिश होती है आप वो भी डिस्कस करें। सर जाते जाते आप लोग इफ्तिताह करें, तख्तियां लगा रहे हैं, 3.5 साल में आपने कौन सा ऐसा मंसूबा मुकम्मल किया है? क्या किया है पंजाब में? कैसे जा रही है जी, कैसे जा रही है? 30,000 मंसूबे सुमैया जाते जाते। अभी एक तो अर्ज कर दूं, एक तो मेरी सुन लेना राना साहब, मेरी सुन लेना। एक तो अभी पौने 2 साल मौजूद हैं, आईनी तौर पे 16 अगस्त 2023 तक गवर्नमेंट मौजूद है। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो आबी ज़खायर इसी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। अभी जिस जो बस आपके शहर कराची में शुरू हुई है, वो भी इसी गवर्नमेंट ने तकमील तक पहुंचाई है। क्या बस शुरू हुई है? मैं कराची में रहती हूँ, मुझे मालूम है क्या बस शुरू हुई है। सर मेरी बात सुने, ये सब बातें टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ के करना आसान होता है, लेकिन जब आप वोट लेने जाते हैं ना, तो फिर आवाम जब आपको रिजेक्ट करती है तो उसका जवाब आपके पास नहीं होता। ये मेरा मसला नहीं है सर, ये प्रॉब्लम आपकी है। आपको वोट चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। चले खैर, आपका जवाब आया। मीर साहब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आपको नजर आता है कि कहीं पंजाब में, जहाँ पर ये वैसे ही दो थे, अक्सरियत से नहीं थे, कोलिशन गवर्नमेंट इन्होंने यहाँ पर बनाई, अपनी किस तरह से बनाई सब जानते हैं, तो अब क्या करेगी पंजाब में? कैसे बचाएंगे अपना वोट बैंक? देखिए, ये तो जब टेस्ट आएगा तब पता चलेगा कि कौन कहाँ वोट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा है, पूरे पाकिस्तान में कोई पता नहीं है कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। ये हमने देखा है। यहाँ हमने देखा है कि हमने पैदावार एक पौध खड़ी की है जिनका नाम है पैराशूटिस्ट हैं, लोटे हैं। ये आपने एक नया बना दिया है। इमरान मैं समझता हूँ कि आप कह लो कि एक नज़रिए से आया था कि भाई करप्शन ख़त्म करेंगे, पकड़ेंगे लोगों को, जो कि हुआ है, काफ़ी हुआ है। पहले हुकूमतों ने नहीं किया। देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन अगर आपका हो गया, एक सिम्ट से आप चल रहे हैं, तो ये आपने देखना है कि अगर आज की हुकूमत है, इसमें इश्यूज़ क्या आए हैं। वो इश्यूज़ आए जी, महंगाई आ गई है। महंगाई बिल्कुल है, महंगाई पहले भी थी, अब ज़्यादा हो गई है, अब इससे और भी आगे होगी। ये यहाँ नहीं बैठे आप, ये और भी होगी ज़्यादा। द क्वेश्चन इज़, कोविड ने पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना लिया है। आपकी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड ख़त्म हुई है, बंद हो गई है। आप यूके में जाके देखें, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स, ब्लू चिप कंपनीज बंद हो गई हैं। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में, लेकिन फिर भी जब वो बंद होती है, हमारे एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आती है, या बाकी जो ऐसे ममालिक हैं उनमें भी ऐसे इश्यूज आते हैं। तो हमने देखना है कि हमने अपनी मैनेजमेंट को कैसे बेहतर बनाना है अक्रॉस द बोर्ड। ऑपोजिशन का काम है इस गवर्नमेंट को तनकीद करे बराए तामीर, कि ताकि अगर ये कल नहीं होते हैं तो इनके हाथ में भी तो कुछ आए ना। फिर ये कल क्या करेंगे? अगर ये आते हैं, कोई भी हो, वो कहेंगे वो देखो जी पिछलों ने बेड़ा गर्क कर दिया। यही होगा, जिस तरह आज हम कह रहे हैं वो जी पिछलों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और उनसे तो ये ड्रामा चलता रहेगा। हमें बड़ी संजीदगी से इस मुल्क को चलाना है। दोनों ने, गवर्नमेंट, ये जो अपोजिशन है, गवर्नमेंट इन वेटिंग है, गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओपिनियन अगर ये मिल जाए ऑन अ करेक्ट पाथ, तो सुमैया इसमें फायदा किसका है? आवाम का। इस रूट पे जब तक हम नहीं चलेंगे, हम आगे नहीं होंगे। हम प्रोवोकेशन और रिएक्शन पे बेस कर रहे हैं हर चीज। कहीं नहीं होती है, डिविएशन हो जाती है। ये नहीं होता, हम बात को इधर के ले जाते हैं। तो आई थिंक हमें चाहिए कि हमें ग्रास रूट लेवल पे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हर बात ये है सर, सारी बातों की एक बात है मीर साहब, कि यहाँ पर सियासतदान सियासत सिर्फ आवाम के लिए नहीं करते। अगर आवाम के लिए सियासत होगी तो वाकई कुछ नजर आएगा, लेकिन होता ये है कि सिर्फ अपने लिए सियासत यहाँ पे की जा रही होती है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, राना एहसान साहब, नदीम कुरैशी साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत कल मिनी बजट पेश करने जा रही है, जिसमें 350 अरब के टैक्सेस की छूट खत्म कर दी जाएगी। लग्जरी अशिया पर टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पहले काबीना से पास करवाया जाएगा
कल एक स्पेशल इजलास काबीना का बुलाया गया है और उसके बाद ये कह रही हुकूमत का दावा है कि पहले ही सेशन में हम इस मिनी बजट को आराम से पास करवा लेंगे। ये एक अलग बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आम आदमी पर महंगाई का कितना बोझ पड़ेगा और जो महंगाई डबल डिजिट में आ चुकी है उसमें मजीद कितना इजाफा होगा और क्या वो महंगाई आवाम सहार पाएंगे। लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब ये कह रहे हैं कि एक आम आदमी पर किसी किस्म के हम नए टैक्सेस का इजाफा नहीं करने जा रहे। तो इसे बात करने के लिए मैंने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान फाइनेंस मिनिस्ट्री मुज़म्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया आपको मुज़म्मिल साहब। आप कह रहे हैं कि मिनी बजट में हम कोई नया टैक्स आम आदमी पर नहीं लगाने जा रहे हैं, तो जो टैक्सेस की छूट थी यानी कि सेल्स टैक्स की छूट थी जो इसी मिनी बजट में वापस ले ली गई है, तो ये होगा कैसे मुमकिन? ये कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जो हूँ महंगे फ़ोन पे जो टैक्स की छूट है वो वापस कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं कि उससे आम आदमी का क्या लेना देना। आईफोन तो एक आम आदमी नहीं लेता। तो ये ही जो है फिलॉसफी है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग जो बाहर से जो महंगी चीज़ें आती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और उसमें जिनमें छूट दी हुई थी और जिन कारखानों को के जो काफ़ी अरसे से जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको जहाँ पे छूट दी गई थी उसकी मुराद को वापस लिया जा रहा है, उस पे सेल्स टैक्स रिजर्वेशन को वापस लिया जा रहा है। आम आदमी के खाने के इस्तेमाल की चीज़ें जैसे आटा, घी, चावल, सब्जियाँ, जो पेट्रोल भी कह लें आप, उसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं जिसमें एक आम आदमी का अमल दखल है उसको हम सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे। सेल्स टैक्स जो है पहले से ही जो है बिजली की कीमत में लगा हुआ है, तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अलावा जो है जो चीज़ें कारखाने या जो चीज़ें जिनसे जो आम आदमी की चीज़ें तैयार होती है हम उसमें नहीं लगा रहे। जैसे खाद है, उस पर हमारा जो पुराना रेट है वो ही रहेगा। ट्रैक्टर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये इसकी हमने तफरीक की है। और ये जो 350 अरब रुपए जो टैक्स आएगा ये उल्टा आम आदमी की फलाह पे खर्च होगा, क्योंकि जब हुकूमत के वसाइल ज्यादा होंगे तो आम आदमी को जो अभी बाज़ जगहों पे महंगाई बहुत ज्यादा है, जैसे खाने के तेल वगैरह पे हुकूमत ने एहसास राशन प्रोग्राम अनाउंस किया 120 अरब रुपए का, तो ये पैसा जो है वापस आम आदमी को मिल जाएगा, अमीर लोगों। चलें, एक आम आदमी लग्जरी आइटम्स तो यूज़ नहीं करता, लेकिन एक आम आदमी इम्पोर्टेड अद्वियात यूज़ करता है क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है। जब अद्वियात वैसे ही उन पर कीमतें बढ़ी हुई हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेड अद्वियात हैं उन पर टैक्सेस लगेंगे, तो वो क्या आम आदमी पर असर नहीं डालेगा? बात यह है कि जैसे हमने आपको कहा कि अद्वियात हो गई, खाने पीने की चीज़ें हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक जिसे कहते हैं आम आदमी के इस्तेमाल में है, उस पे जो है हुकूमत ही लगाएगी। अद्वियात को भी अभी आप आने दें एक दफ़ा, और फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी ऐसी दवा है जो एक आम आदमी के बहुत इस्तेमाल में थी, अगर उस पर लगाया होगा तो बिल्कुल फिर जो है मैं भी आपके साथ एग्री करूँगा कि जी हाँ, ये आम आदमी पे इसका बोझ पड़ेगा। तो मुज़म्मिल साहब, आमतौर पर ये कहा जाता है कि मिनी बजट महंगाई का तूफान होता है। आप ये कैसे साबित करेंगे कि ये मिनी बजट जो है वो एक रिलीफ होगा आवाम के लिए? सबसे पहले तो समझने की जरूरत है पाकिस्तान की इस वक्त 55,000 अरब आमदनी है और ये 350 अरब रुपए का इजाफी टैक्स, जो इजाफी तो नहीं बोलूंगा, जो सेल्स टैक्स लगेगा, ये इस तरीके से है कि अगर आपकी 55,000 रुपये तनख्वाह है तो उससे मैं आपसे 350 रुपये टैक्स मांग रहा हूँ फालतू। तो और ये 350 रुपये भी मैं उससे मांग रहा हूँ जिसकी बहुत अच्छी आमदनी है और जो ये इम्पोर्टेड चीजें खर्च करता है, इम्पोर्टेड चीजों पे पैसे खर्च कर रहा होता है। आम आदमी को इसका फायदा इस तरीके से हो जाएगा, ये जब पैसा हुकूमत के पास आ जाएगा तो हुकूमत इसको आम आदमी की फलाह में खर्च करेगी। अच्छा। और दूसरी बात ये कि माजी के मिनी बजट और इस मिनी बजट को आप कभी भी पैरेलल नहीं देख सकते, क्योंकि माजी में जब भी मिनी बजट्स आते थे तो आप अपने टैक्स अहदाफ को हासिल नहीं कर रहे होते थे, आप पीछे होते थे। तो उस टैक्स अहदाफ को हासिल करने के लिए आप हर वो चीज़ जो टैक्स लगी होती थी उसकी शरह बढ़ा देते थे, कस्टम ड्यूटियाँ बढ़ा देते थे, ये कर देते थे। ये जो है हमारा इस साल हम 300 अरब रुपए अपने टैक्स हदफ से ज्यादा हैं और ये पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसके लगाने का मकसद जो है टैक्स हदफ को हासिल करना नहीं है, इसको लगाने का मकसद ये है जो सिस्टम में नॉर्मली है, जो मुराद याफ्ता शख्स जो है एडवांटेज दे रहे हैं उसको ख़त्म करने का है, ताकि जो है एक तौर पे सिस्टम में जो है एक रिफॉर्म आ जाए।
चलें, आप ये तो बता रहे हैं कि कैसे होगा, वो तो बाद में पता चलेगा कि मिनी बजट आने के बाद, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि हम ये मिनी बजट पास नहीं होने देंगे, तो हुकूमत ये पास कैसे कराएगी? क्या ऑर्डिनेंस के जरिए लाएगी बजट? बात बहुत दफ़ा क्लियर हो चुकी है कि ये असेंबली के थ्रू जाएगा, और ऑपोजिशन अगर वो मुल्क दुश्मनी तो उतरी भी है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये एक मुल्क की मफाद पे फैसला कर रहे हैं, और ऑपोजिशन अगर उनके पास है नंबर और ताकत तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारा फ़र्ज़ है उसको लेकर आना, हमारी कोशिश होगी उसको पास कराना, और मैं कबल अज़ वक्त है, मैं नहीं बोल सकता कि जो ऑपोजिशन को कुछ भी कर ले। ये उस दिन जिस दिन ये टेस्ट पेश होगा तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी बहरहाल कोशिश ये है कि ये एक मुल्क के मफाद पे फैसला है और उसको हम लेने जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, और ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं उन पर टैक्सेस में कितना इजाफा किया जा रहा है, खासकर मोटरसाइकिल पर, क्योंकि वो तो एक आम आदमी के इस्तेमाल में है, तो वो कैसे रहेगी एक आम आदमी के इस्तेमाल में अगर इस मिनी बजट में इजाफा होता है? तो मैडम, ये आप जब आ जाएगा सामने तो आप ये चीज़ें डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता इस वक्त। ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। आप ये कह रहे हैं आ जाएगा तो फिर हम देख लेंगे और फिर उस पर बात भी कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है बताना नहीं चाह रहे थे मुज़म्मिल असलम साहब। लेकिन कल जो मिनी बजट पेश किया जा रहा है वो कैसा होगा, और क्या ये मिनी बजट वो नहीं होगा जो आमतौर पर होता है जिसमें महंगाई का एक नया तूफ़ान होता है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात हैं, उनसे हम ज़रा इस पर बात करेंगे। आप भी गुफ्तगू सुन रहे होंगे कि मुज़म्मिल असलम साहब ये कह रहे हैं कि जो 350 अरब के जो टैक्सेस की छूट है वो हम आवाम की फलाह पर खर्च करेंगे। ज़रा समझाइएगा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कि हुकूमत जो टैक्सेस की छूट ख़त्म करती है वो आवाम की फलाह पर कैसे इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, देखिए, बात ये थी कि मैंने तो ये कोई गुफ्तगू सुनी नहीं थी अभी, मगर बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ज़िमनी बजट जब भी आता है, अगर ये सब नहीं था तो ये अक्टूबर से अब तक जो नेगोशिएट कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? फिर ये अवाम के ऊपर इसकी तकालीफ जानी थी तो आप जो है उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे या टाइम गेन कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़िमनी बजट ला क्यों रहे हैं, पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा। इसलिए कि मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये जून 2021 में IMF के साथ मामला तय कर लेते तो उसके बाद जो तबाही बर्बादी आई है तो फिर मिनी बजट की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर मैं आपसे बताऊं कि जून से अब तक 11 अरब डॉलर तो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट की वैल्यू कम हुई है। 11 बिलियन डॉलर्स आपको किस्त मिल रही है 1 अरब डॉलर की। तो ये तबाही बर्बादी आई कि आपने अशराफिया को नवाजने के लिए इन्होंने जो डिले की, जून जुलाई के बजाय अक्टूबर नवंबर तक ले आए, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का काम था। वो इसलिए किया कि शरह सूद ना बढ़ानी पड़े और अशराफिया को नवाजा गया, नंबर 1। दूसरा ये था कि 26 रुपये डॉलर पर कम हो गया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जो मुल्क 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहा है, 65 बिलियन डॉलर्स, अगर ये 26 रुपया डॉलर पर ये इस तरह से बढ़ जाएगा, उसकी मालियत, फिर उस पर टैक्सेस बढ़ेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ये तो आम आदमी भी समझता है। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपने जो डिले किया अशराफिया को नवाजने के लिए, तो अब इसका क्या जवाब है कि उसका बोझ अब आप आवाम पर डालें? पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये थी कि अब भी मैं ये कहता हूँ कि अगर जो टैक्स एमनेस्टी लाए थे 2019 में, उसमें कानून बन गया था, और वो कानून ये था कि जिन लोगों ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया, जिनके असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिन असासों की तफसीलात हुकूमत के पास हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हमें सब पता है, ये उसकी लिस्ट हमारे पास है, हम उस पर क्रैक डाउन करेंगे, उस अरब रुपया मिल सकता था। अगर वो मिल जाता तो फिर ये मिनी बजट की ज़रूरत ही नहीं थी आवाम पर टैक्सेस लगाने की। तो सवाल ये है कि उस कानून से हराफ आप उन चोरों को नवाजने के लिए कर रहे हैं जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया और उनके चोरी के असासे मुल्क में मौजूद हैं। इसका कोई अखलाकी जवाब है कि 22 करोड़ आवाम पर आप ज़िमनी बजट लाएं और जो कानून के तहत आप उनसे ले सकते हैं वो आप लेने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी बात, तीसरी ये थी कि इमरान खान साहब ने जो ये कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर इक़्तिदार में आने के बाद जो है हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दूंगा और आदलाना निज़ाम लाया जाएगा, तो 100 दिन तो क्या, अब 4 साल गुजर रहे हैं। अगर वो भी कर लें तो न सिर्फ ये कि ज़िमनी बजट नहीं आएगा
बल्कि आवाम को कई सौ अरब रुपए का रिलीफ देना मुमकिन होगा, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी नहीं कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, अभी जो पेट्रोलियम लीवी को बढ़ाया जा रहा है, आप भी जानते हैं कि जब पेट्रोलियम लीवी को बढ़ाया जाता है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं, फिर वो दोबारा वापस नहीं आती हैं, चाहे वो आप कितना भी कोशिश कर लें। तो एक आम आदमी पर ये कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जी जी, जो तमाशा हम कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। जी जी, अभी आपको पता है कि कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही। तो कौमी सलामती में तो ये कहा गया है कि फोकस आवाम होंगे और मईशत से जोड़ा गया उसको। कौमी सलामती और मईशत, जी जी जी, इनका चोली दामन का साथ है। ये कोई नई बात अव्वल तो नहीं है, ये बात हुई थी जब सोवियत यूनियन टूटा था। जब ये बात तय हो गई थी, दुनिया ने मान ली थी कि मईशत अगर मजबूत नहीं है तो मुमलिकत टूट जाया करती है। तो ये आज हम बता रहे हैं, ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये हमें 1979 से पता है। मगर जिस दिन आप ये पॉलिसी मंजूर कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, आवाम को बेनिफिट मिलेगा, और उसका नाम रखा गया माशी तरक्की। माशी तरक्की का मतलब ये होता है कि मईशत गिरो भी करे और आवाम को उसके समरात भी मिले, महंगाई कम हो, आम आदमी को इंसाफ मिले, साफ पानी मिले पीने का, इलाज मुआवजे की सहूलियात हो, वो तमाम चीज़ें हों। वो तो आप नहीं, उसका उल्टा कर रहे हैं ज़िमनी बजट लाके और उस वक्त पॉलिसी मंजूर कर रहे हैं। ये तो एक मैं हिपोक्रेसी कहूँगा कि वो कैसे आप मंजूर कर सकते हैं जब आप पॉलिसी ला रहे हैं 2022 से 4 साल के लिए, और उसी वजह आप ज़िमनी बजट ला रहे हैं अवाम पे कुचलने के लिए। तो हमें शरह नमू आप ले रहे हैं आवाम के ऊपर बोझ डाल के। और जो हमारा कंसेप्ट है, दुनिया का कंसेप्ट है सलामती का, वो है मईशत की शरह नमू नहीं, बल्कि माशी तरक्की। और माशी तरक्की में महंगाई, रोजगार, गरीब और अमीर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ये वो बात हो गई है कि पहले जख्म लगा के उसे मरहम रखने की कोशिश की जा रही है। आपकी बात से नतीजा अक्स होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दीक्षित साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और इस्लामाबाद में एक और कत्ल सामने आया नूर मुकद्दम के पास, और ये कत्ल है वजिहा सफाती का। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी वजिहा सफाती, जिसे कत्ल करके लाश लकी मरवत के एक घर में एक जगह दबाई गई, घर के अंदर उस पर फ़र्श को पक्का कर दिया गया। इसी कुछ तफसीलात मैं आपको दूंगी, जिसमें ये बात सामने आई है कि तकरीबन 2.5 माह कबल 16 अक्टूबर को ये कत्ल किया जाता है, और कोई और नहीं बल्कि इसका साबिक़ा शोहर रिजवान हबीब ही कत्ल करता है। और पुलिस ने उनकी गुमशुदगी के 1.5 माह बाद जिसे गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने वजीहा को 16 अक्टूबर को ही कत्ल कर दिया था। और उसके बाद छुरियों का वार करके उसे कत्ल किया, कालीन में लाश लपेटी और गाड़ी के ज़रिए उसे लकी मरवत के एक इलाके में भेजा गया। वहाँ पर 250 किलोमीटर ज़्यादा एक सूबा है, वहाँ पर एक लाश लेके गई गाड़ी के साथ और उसको घर के अंदर दबाया गया। अभी तक आला कत्ल और गाड़ी का सुराग नहीं मिल सका है। और बेरोज़ थाने के SHO अमीर खान ने कहा कि रावलपिंडी पुलिस की जाने से गुज़िश्ता 4-5 दिन से ये कहा जा रहा है कि लकी मरवत के एक लवारिस लाश दफन हुई और उसका पता चलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी पता नहीं चल सका। उसके बाद फिर जो थाना मोरगा के SHO जो हैं उन्होंने ये कहा कि एक टीम जो थी वो पीज़ो आई और एक घर की निशानदेही की गई, और वहाँ पर गई पुलिस ने मुलजिम के इंकशाफ पर मकतूला की लाश को लकी मरवत के इलाके से बरामद किया। और एक घर था जो कि इस वक्त खाली था, और एक कमरे के फर्श के नीचे मकतूला को दफन किया गया था। अब ये गिरफ्तार तो हुआ है मुलजिम, इसने इंकशाफ भी कर दिया है, लेकिन ये केस कितना मजबूत है, क्या ये जुर्म उस पर साबित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और कुछ नमूने हैं DNA के जो आज भिजवाए गए हैं, उसी पर ज़रा पहले बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं वसीम चौधरी। वसीम, आज जो DNA के नमूने फोरेंसिक लैब भिजवाए गए हैं उसकी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इसमें फिजिकली जो है DNA के लिए मुलजम को लाहौर लेके जाया गया है, जिसमें पुलिस की टीम जो है मुलजम को साथ लेकर गई है। ताहाल जो है वो वापस नहीं पहुंची है। इसकी कोई अपडेट नहीं है कि पुलिस ने उसके टेस्ट जो है वो करवा लिए हैं और किस नौयत के टेस्ट हुए हैं। ताहम इस हवाले से पुलिस का ये कहना था कि मौका से जो मिलने वाले शवाहिद हैं वो बिलखुसूस जो वजिया स्वाति की जैकेट्स है, उसका मोबाइल है और उसकी दीगर अशिया जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल थी वो खुसूसी तौर पर अपने साथ DNA के लिए
लाहौर लेकर गई है जी। ठीक है वसीम चौधरी, बहुत शुक्रिया। मैं बता रहे थे कि अब और जो दीगर सामान है उससे नमूने जो हैं वो डीएनए के वो भिजवाए गए हैं और उसके बाद उसका नतीजा आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आला कत्ल नहीं बरामद हुआ है, किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं आए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि 2 माह बाद लाश इतनी गल सड़ चुकी थी कि पता लगाना मुश्किल है कि कैसे कत्ल किया गया था वजिया सवाती का। तो वजिया सवाती की वकील शबनम आवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि किस तरीके से इस केस को इतना मजबूत किया जाएगा कि इतना मामला पुराना हो गया, आला कत्ल भी बरामद नहीं हुआ, तो ये केस कैसे मजबूत करेंगे आप लोग? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। ऐसा है कि बेशक इतना टाइम गुजर चुका है, लेकिन डे 1 से हमने जिसको नॉमिनेट किया था, हमारा जो प्राइम सस्पेक्ट था वो रिजवान हबीब बंगश था। ओके। और उनके बेटे मेहदी अली ने डायरेक्टली चार्ज किया था इसको FIR में। ठीक है। अब सिलसिला ये हुआ कि जब डायरेक्टली चार्ज था तो हम मतलब बैक एंड फोर्थ पुलिस को, ना तो उसने बेल बिफोर कराई हुई थी, ना ही पुलिस उसको अरेस्ट कर रही थी। हमारा ही था, हमने रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस भी लगाई हुई थी कि जी इसी के पास है, इसी ने किडनैप की हुई है। तो शुरू में सेक्शन ऑफ लॉ जो थी वो 365 ही थी, किडनैपिंग की थी। लेकिन फिर ये हुआ कि फाइनली करते 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 जी इतना सो मच सो कि अमेरिकन एम्बेसी को इन्वॉल्व होना पड़ा और फिर एक चीज शबनम साहबा, एक चीज बताइएगा कि हमने देखा है कि बड़े बड़े केसेस होते हैं लेकिन अदम शवाहिद की बिना पर बरी हो जाते हैं क्योंकि केस इतना मजबूत नहीं होता। यहाँ पर ना आला कत्ल मिला है ना दीगर शवाहिद है, डीएनए की भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सिचुएशन है। तो केस को आप देख कैसे रही हैं? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी तो वो रिमांड पे है, अभी तो उससे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर होना है, अभी तो उससे वो वाली सारी बाकी एविडेंस कलेक्शन होनी है। जिस गाड़ी में वो लाश को लेके गया था वो गाड़ी रिकवर होनी है। जिस गाड़ी में आगे लाश ट्रांसफर हुई उसका वालिद आया जो उसका अकम्प्लिस है, जो आगे से जंड के पास से जहाँ इसका टायर पंक्चर हो गया था, खुदा की तरफ से ऐसा हुआ कि इसको 3 से 4 घंटे रुकना पड़ा। क्योंकि तो कोई सीसीटीवी वगैरह भी आप लोग निकलवा रहे हैं? क्योंकि सीसीटीवी वगैरह की मदद भी लेंगे इस पे? जी जी बिल्कुल, घर की तो सीसीटीवी जो सारे कैमराज हैं, जो कि पुलिस में जाहिर बात है कि अगर उस वक्त बर वक्त वो करती तो वो रिकवर कर सकती थी, जो नहीं किया। लेकिन अब ये सीन है कि वो तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, लेकिन एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी निकलनी बाकी है। दीगर शवाहिद की बिना पर इस केस को लेकर चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शबनम आवान साहब हमारी वजिया सवाती की वकील। और नाज़रीन के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।